हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कम्युनिटी रेडियो वक्त की आवाज 91.2 एफएम के यूट्यूब चैनल वक्त की आवाज रेडियो पर। मैं हूं आप सभी के साथ आपकी रेडियो होस्ट अंशिका। और फ्रेंड्स, हम लेकर आए हैं आज आप सभी के लिए एक खास प्रोग्राम पैगाम भरे पत्र का अगला भाग। तो आप सभी कार्यक्रम पैगाम भरे पत्र का अगला भाग जरूर सुने हमारे डिजिटल हैंडल वक्त की आवाज रेडियो पर। नमस्कार साथियों, आप सब सुन रहे हैं सामुदायिक रेडियो वक्त की आवाज 91.2 एफएम, आपका अपना बाजा। और आज हम और करिश्मा हाजिर हैं आप सभी के बीच लेकर प्रोग्राम पैगाम भरे पत्र। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पैगाम भरे पत्र में हम आप सभी के पत्रों को शामिल करते हैं। जो भी समय से पत्र को लगातार भेज रहे हैं उसमें से निश्चित करते हैं कि आज 2 पत्र हम आपके साथ जरूर पढ़ेंगे। तो बस इसी की तैयारी में आज हमारे साथ ढेरों पत्र हैं, बस उठाने की तैयारी है। और उसी के साथ में ये निश्चित करते हैं कि तारीख के हिसाब से सबसे पहले किसने पत्र हमको भेजा है। तो करिश्मा, आज सबसे पहला पत्र जो हमारे हाथ में है उसमें उन्होंने नीचे जो नाम लिखा है उसमें लिखा है अनोखी। तो अनोखी जी का पत्र है, क्या कहना चाहती हो करिश्मा? अरे भाई, अनोखी जी का पत्र है तो जरूर कुछ न कुछ पत्र में अनोखा लिखा होगा। तुम तो लोगों के हौसले बढ़ा रही हो कि लोग उसको लगातार सुनते रहे। बिल्कुल, मुझे लगता है करिश्मा ये पत्र आपको पढ़ना चाहिए, इतने खुश हो गई हो। दीदी, जब आप पत्र पढ़ती हैं, आखिरकार अनोखी जी का पत्र है और जब आप पढ़ेंगी तो पूरा फील हम ले पाएंगे अनोखी जी का। चलो ठीक है, पढ़ती हूँ। तो अनोखी लिखती हैं कि वक्त की आवाज की टीम को नमस्ते, मुझे आप सभी के प्रोग्राम बहुत अच्छे लगते हैं। और आगे लिखती हैं कि बहुत दिनों के बाद मैंने कुछ टूटे फूटे शब्दों में आप तक अपना पत्र पहुंचाने की कोशिश की है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मेरा नाम अनोखी है और मैं काशीपुर में रहती हूँ। काशीपुर बहुत बड़ा गांव है, उसी का एक मोहल्ला है जहाँ की मेरा घर है। मैं घर में थोड़ी बहुत सिलाई भी करती हूँ और साथ में अपने परिवार का भरण पोषण भी। मैं बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं हूँ, पर थोड़ा बहुत मुझे सिलाई का काम आता है। अभी मैं अपनी वक्त की आवाज रेडियो में प्रोग्राम सुन रही थी पैगाम भरे पत्र। बहुत हिम्मत के साथ आज मैंने कोशिश की है कि मैं आपको पत्र लिख पाऊं। मेरी लेखनी पर मत जाइएगा क्योंकि मैं केवल कक्षा 5 तक पढ़ी हूँ। ये मेरी हिम्मत है कि मैं लिख पा रही हूँ। मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बेटी और 1 बेटा। बड़ी वाली बेटी इस समय 9th क्लास में है, वो बड़ी हो रही है। मुझे चिंता है कि पता नहीं उसे कब माहवारी आ जाए, और अगर उसे माहवारी आती है तो मैं उसे कैसे समझा पाऊं, ये जान लेना चाहती हूं आज इस पत्र भरे पैगाम से। क्योंकि जिस तरह की परेशानियां मैंने अपने बचपन में उठाई हैं, मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी भी उस दौर से गुजरे, क्योंकि हमारे समय में उस पर तो चर्चा करना भी नामुमकिन था। अनोखी जी आगे लिखती हैं कि मैं वक्त की आवाज के प्रोग्राम से ही ये हिम्मत बना पाई हूँ कि आपसे ये सवाल कर सकूं कि अगर बेटियों को माहवारी होने से पहले उन्हें कैसे समझाया जाए। तो इसको लेकर क्या कहती हो करिश्मा? इन्होंने बहुत ही अच्छा पत्र लिखा और जो ये लिखा कि माहवारी आने वाली है बेटी को और जिस तरह से इन्होंने समस्याओं को फेस किया है वो इनकी बेटी न फेस करे, तो कैसे हम बात करें। क्योंकि सबसे बड़ा सवाल तो यही हो जाता है ना कि एक माँ अपनी बेटी से उस विषय को लेकर के कैसे बात करे, चर्चा करे। कहीं ना कहीं माँ भी थोड़ा सा शर्म महसूस करती है। यही बात इन्होंने आगे भी लिखा है कि मुझे उससे बात करने में शर्म लग रही है, मैं कैसे उसे समझाऊं। क्या कोई ऐसा तरीका है कि हम बेटी को समझा भी पाए और मुझे शर्म भी महसूस ना हो? दीदी, मुझे लगता है कि अनोखी जी के जो सवाल का जवाब है वो वक्त की आवाज बेहतर दे सकती है। कैसे कि अपने पास बहुत सारे कार्यक्रम हैं जो माहवारी को लेकर के हैं और लगातार वो रेडियो सुनती भी रहती हैं, और जब प्रोग्राम चले तो बेटी को भी वो कार्यक्रम सुना सकते हैं और फिर उसी से जोड़ के उससे बात कर सकते हैं। एक तो ये तरीका है, अपना सकते हैं इस तरह से। दूसरी बात ये है कि जब उसके साथ आप बहुत सारी बातें करते हैं, पढ़ाई की बात करिए, पढ़ाने के साथ साथ आजकल बेटी आपकी 9th में है तो कोशिश करिए, देखिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसकी किताबों में भी इसके बारे में लिखा हो, तो उसके द्वारा समझा सकती हैं।
तो कोशिश ये करें कि अपना उदाहरण दें और बताएं कि अगर उसके लक्षण इस तरह के महसूस होते हैं, कैसे पेड़ों में दर्द, पैरों में दर्द, जी मिचलाना और इसके साथ साथ में ब्लड आना ये हो रहा है, तो बताएं उसको ये माहवारी आने के लक्षण हैं। और अगर उसे हो रहा है तो कैसे वो एक सैनिटरी नैपकिन का इस्तेमाल करे, वो तरीका आपको बताना होगा। आप माँ हैं, आप एक अच्छी माँ हैं, खत लिख सकती हैं, सवाल पूछ रही हैं, तो निश्चित रूप से एक बेटी को अच्छे से समझा भी पाएंगी और बता पाएंगी कि सैनिटरी नैपकिन के प्रयोग का क्या फायदा है, उसको कहाँ रखना है, कैसे उसका डिस्पोज करना है, यानी कि उसको कहाँ बाहर फेंकने के तरीके सभी समझाने होंगे। अगर इसमें से भी अगर आपको कुछ लग रहा है तो आप कोशिश करिए कि जैसा अभी करिश्मा ने कहा कि आप उन्हें वक्ती की आवाज के प्रोग्राम सुनाइए और उसके अपने जो सवाल हों उनका जवाब भी देने के लिए हम सब तैयार हैं। तो आज का अनोखी जी ने यही सवाल लिखा है। इसके आगे बस सभी को नमस्ते और कभी जरूरत पड़ी तो फिर खत लिखेंगे, ये कहकर सबको लिखा है राम राम। तो अनोखी जी को इस अनोखे सवाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरे हाथ में भी एक और पत्र है जिसे हम शामिल करेंगे कार्यक्रम में। तो इस पत्र को लिख रही हैं मीनू जी। मीनू जी लिखती हैं, वक्त की आवाज में राधा दीदी को, करिश्मा दीदी को, अंशिका दीदी को, हरि भैया और हरेंद्र भैया सभी को नमस्ते। सभी लोग बहुत अच्छा बोलते हैं। बहुत सारे कार्यक्रम जो चलाए जाते हैं उन्हें मैं लगातार सुनती हूँ। मीनू जी आगे लिखती हैं कि मैं ससुराल और मायके से अलग दूर एक गांव में रह रही हूँ। मेरी बेटी 7 साल की है और फिलहाल आप लोग सोच रहे होंगे मैं मायके और ससुराल दोनों से ही दूर क्यों रह रही हूँ। मेरी शादी जब मैं 18 साल की थी तब हो गई थी। ससुराल में मुझे आए दिन दहेज के ताने मिलते थे। पति हमारे दारू पीते थे और कुछ दिन तो ठीक चला, लेकिन उसके बाद से उन्होंने मारपीट भी शुरू कर दी। गाली तो रोज ही सुनते थे। घर में किसी का भी सपोर्ट नहीं मिला, चाहे वो सास हो या ससुर हो। 2 ननद थी, देवर भी थे, किसी का सपोर्ट नहीं था। और इस तरह से जब आए दिन ये चीजें और ज्यादा बढ़ने लगी, दूसरी साल मुझे मेरी बेटी हुई और बेटी होने के चलते मुझे और भी ताने मिलने शुरू हो गए। एक दिन मैंने विचार किया कि क्यों ना मैं यहाँ से चली जाऊं, जिससे मैं अपनी बेटी का भी भविष्य सुनिश्चित कर सकूं। और मैंने उसी दिन अपनी बेटी को उठाया और मैं सीधे मायके आ गई। लेकिन मायके वालों पर मैं कब तक बोझ बनी रहती, इसलिए मैंने सोचा कि कुछ काम किया जाए। क्योंकि जब मायके आई थी तो मायके में भी सभी को यही लग रहा था कि ससुराल में क्यों नहीं रुकी, ससुराल से क्यों वापस आई। और जिस लड़की की शादी हो जाती है वो ससुराल में ही रहती है। मुझे घर के अलावा बाहर के लोगों से इस तरह से सुनने को मिलता था। फिर मैंने मायके से भी अपनी बेटी को उठाया और मैं एक दूसरे गांव में रह रही हूँ। सिलाई का काम करती हूँ और खेतों में भी किसी के काम मिल जाता तो वहाँ मजदूरी कर लेती हूँ। बेटी हमारी स्कूल जाती है। लेकिन मुझे आज भी इस बात का दर्द है कि क्या एक बेटी की शादी हो जाने के बाद उसे मार खाने, गालियां खाने के लिए वहीं ससुराल में रहना चाहिए, या फिर वहां से निकल करके वो अपनी एक बेहतर जिंदगी जी सकती है। क्योंकि आज भले ही मैं अपने मायके और ससुराल से दूर हूँ, कहीं न कहीं ये बातें मेरे मन को कचोट देती हैं। तो दीदी क्या कहेंगी आप मीनू जी के इस सवाल को लेकर के, क्योंकि इन्होंने एक बहुत बड़ी जो अपने मन की बात कही है कि किस तरह से इनके साथ हिंसा हुई और एक बेटी को लेकर के ये वहाँ से अलग गांव में रह रही हैं। जैसे एक मानते हैं कि अकेले लड़की संघर्ष नहीं कर सकती, पर ऐसा नहीं है कि कोई अकेले जीवन जीता नहीं है। हजारों उदाहरण हैं। जब एक लड़की अपने बारे में निर्णय लेती है तो बेहतर जिंदगी जीने का क्या है। जब आसपास के लोग सवाल करते हैं कि पति क्यों छोड़ दिया, क्योंकि मान्यता है कि पति तो मार ही सकता है, गाली दे सकता है, आपको ताने दे सकता है, तो उसको सहते रहना चाहिए। पर जब एक बेटी की अच्छे से परवरिश करनी है तो वक्त की आवाज की अगर बात करूं, मुझे लग रहा है सहने से बेहतर है कहना शुरू करना। और कहने के साथ सभी को जवाब दीजिए कि अगर आप मेरी जगह होते तो आप क्या करते। जो भी आपसे इस तरह के सवाल करके आपको तनाव देता है, उससे कोशिश करें कि उससे ही सवाल करते। और आप एक काम कर रही हैं, बेटी को अच्छी परवरिश देने की तैयारी में है, ये बहुत अच्छा प्रयास किया है आपने।
कम से कम जब उन्हें कभी जरूरत हो कि आखिर हमारे घर से बहू गई क्यों, हमारी पत्नी गई क्यों, ये हर पति से सवाल होने चाहिए, ना कि पत्नी से सवाल होने चाहिए। तो दोनों तरफ की बात ये सुनने के बाद ये है कि आपने जो निर्णय लिया है अपनी बेहतरी के लिए लिया है, अपनी बेटी के लिए लिया है। अगर आपको अच्छा लगता है कि वो कभी सुधरने की कोशिश करते हैं तो आप उन्हें मौका दीजिएगा। अगर आपको लगता है कि नहीं, उनके रवैये में कोई बदलाव नहीं आना है, तो आपने जो कदम उठाया है मेरे हिसाब से एकदम सही है। अपनी राह पे चलते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और बेटी को भी आगे बढ़ाइए ताकि वो एक जीवन में बेहतरी के लिए जी सके। एक बच्ची को माता और पिता दोनों ही चाहिए होते हैं, पर ऐसी स्थिति में बच्ची को भी आप बड़े होने के बाद सवाल करने के लिए भेज सकते हो कि आखिर क्या कसूर था मेरी माँ को जो आपने उन्हें अकेला छोड़ा। तो बच्चे बड़े होंगे तो सवाल करेंगे ही, तो आप उन्हें अच्छे संस्कार दीजिए, बढ़ाइए, पढ़ाइए और आगे बढ़िए। तो मीनू ने जो पैगाम भेजा और साथ में जो सवाल किया है, इसके लिए उनको बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह की एक हिम्मत बनाए रखिए, ईश्वर पर भरोसा रखिए और आगे बढ़ते रहिए। तो एक बार आपको पुनः पुनः धन्यवाद। तो करिश्मा, पत्रों के सिलसिले में आज का सिलसिला यहीं रुकता है और आगे फिर मिलेंगे नए खतों के, नए पैगामों के साथ, नए संदेशों के साथ। तब तक के लिए हम दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।